मैं डॉक्टर R.S. लुका, सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर, आज आपको स्ट्रेस फिजियोलॉजी के ऊपर व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ, जो MSc सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 3 से लिया गया है और टॉपिक है वाटर डेफिसिट, ड्रॉट रेजिस्टेंस एंड सैलिनिटी स्ट्रेस। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको इसका सिनॉप्सिस बता दूं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड व्हाट इज स्ट्रेस, थर्ड ड्रॉट एंड डेसिकेशन, फोर्थ स्ट्रेसेस कॉज्ड बाय डेसिकेशन, फिफ्थ पॉइंट है इम्पोर्टेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर इन प्लांट, सिक्स्थ स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर एंड कंक्लूजन। इन 7 टॉपिक के भीतर मैं आपको स्ट्रेस फिजियोलॉजी, जिसमें ड्रॉट, रेजिस्टेंस और वाटर डेफिसिट के बारे में व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। बच्चों, हायर ग्रुप के प्लांट्स को उनके जीवन काल में कई प्रकार की प्रतिकूल वातावरणीय अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। यह अवस्थाएं निम्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे ड्रॉट, लो सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, लो और वेरी हाई टेम्परेचर, प्रोलॉन्ग्ड क्लाउडीनेस, हाई विंड वेलोसिटी, एक्सेसिव सॉइल सैलिनिटी, एयर पोल्यूशन, स्नो, फ्रॉस्ट इत्यादि। प्लांट फिजियोलॉजिस्ट ने वातावरण के बाह्य कारकों से पहुंचने वाली इंजरी को स्ट्रेस कहा है। यह एक फैक्टर है जो प्लांट की ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट पर प्रभाव डालने का काम करती है। स्ट्रेस का पौधों की विभिन्न फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्ट्रेसेस का पौधों की विभिन्न फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पर ये जब प्रभाव पड़ता है वो स्ट्रेस के कारण होता है और स्ट्रेस के प्रभाव से सामान्यतः पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता एवं वृद्धि दर कम हो जाती है। पौधों का मुरझाना, रंध्रों का समय से पहले बंद हो जाना आदि कुछ इंजूरियस प्रतिकूल लक्षण स्ट्रेस के कारण उत्पन्न होते हैं। कभी कभी स्ट्रेस के कारण पौधे की मृत्यु भी हो जाती है। पौधों में स्ट्रेस उत्पन्न होने की क्रिया एवं उसके हानिकारक प्रभाव से बचने या उसे टालने के लिए एडेप्टेशंस की प्रकृति को समझने की लालसा किसानों को रहती है। इस पूरी प्रक्रिया को हार्डीनेस कहते हैं। प्लांट फिजियोलॉजिस्ट का यही प्रयास रहता है कि मॉडिफाइड कल्चर प्रैक्टिसेस के द्वारा विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे ड्रॉट, फ्रीजिंग, टेम्परेचर एवं सॉइल में हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन और अन्य कोई स्ट्रेस के दौरान पौधों को किस तरह से जीवित रखा जाए। स्ट्रेस पौधों में कई कारणों से हो सकता है। इनको हम डिटेल में जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे या मैं ये बताना चाहूँगी कि पौधों के लिए पानी कितना अधिक महत्वपूर्ण होता है। पानी एक बहुत अच्छा विलायक है, जिस कारण यह मिट्टी में पाए जाने वाले खनिजों को घोल लेता है और जितने भी आवश्यक खनिज हैं वे सब पानी के माध्यम से ही पौधों को उपलब्ध होते हैं। पानी विलयन में आयनीकरण की क्रिया को संपन्न करता है, जिसके कारण पौधों में रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न होती है और पानी कोशिका की टर्जिडिटी को बनाए रखती है। और पानी प्रोटोप्लाज्म के अस्तित्व के लिए भी जरूरी होता है। यह जीव द्रव्य के तापमान तल को प्रभावित किए बिना ही अत्यधिक ताप के अंश को अवशोषित कर सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि पानी
पौधों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। हम स्ट्रेस के टाइप देखेंगे कि स्ट्रेस के कितने प्रकार होते हैं। स्ट्रेस के दो प्रकार होते हैं। एक होता है बायोटिक स्ट्रेस, जिसमें लिविंग थिंग्स आते हैं, जैसे प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब बायोटिक स्ट्रेसेस में आते हैं। और दूसरा होता है एबायोटिक स्ट्रेस, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स स्ट्रेस होते हैं, और इसे हम फिजिकल स्ट्रेस भी कहते हैं। इसमें वाटर, सनलाइट, सॉइल, एयर, टेम्परेचर, और इसके अंतर्गत ड्रॉट, कोल्ड, फ्रीजिंग, सेलेनिटी और टेम्परेचर स्ट्रेसेस आते हैं। अब हम देखेंगे कि स्ट्रेस के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सेस होते हैं। रिस्पॉन्सेस ऑफ स्ट्रेसेस, ये रिस्पॉन्सेस भी दो प्रकार के होते हैं। बायोटिक रिस्पॉन्स, जिसमें लिविंग थिंग्स से होने वाले रिस्पॉन्स आते हैं, जो कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स कहलाते हैं। और दूसरा होता है एबायोटिक रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स तीन प्रकार के होते हैं। ग्रोथ रिस्पॉन्स, जिसमें स्ट्रेस के द्वारा बहुत सारे प्रभाव हमको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि जर्मिनेशन इनहिबिशन हो जाता है, ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस्ड हो जाती है। फिर सेकंड है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है, जिसके अंतर्गत वाटर अपटेक रिड्यूस हो जाता है। ये यदि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स उत्पन्न होता है तो फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाता है और रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो रेस्पिरेशन की दर भी प्रभावित होती है। और तीसरा स्ट्रेस होता है मॉलिक्यूलर रिस्पॉन्स। इसमें स्ट्रेस के कारण जीन एक्सप्रेशन से संबंधित प्रभाव जो है हमको दिखलाई देते हैं। फिर हम आगे देखेंगे कि ड्रॉट स्ट्रेस इन प्लांट्स क्या है या सूखा क्या है। सूखा जो है वो मौसम के द्वारा नियमित होता है और ये जलवायु का लाक्षणिक रूप होता है। ऐसी कंडीशन में पौधे इस प्रकार से अनुकूलित हो जाते हैं जैसा उस स्थान का मौसम होता है। कभी कभी वर्षा बहुत कम होती है और वह पौधों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है और इस प्रकार की घटना ड्रॉट कहलाती है। यह प्रतिकूल प्रभाव पौधे के छोटे आकार, ओज या विगर में कमी और अंततः उनकी मृत्यु के रूप में परिभाषित होती है। वर्षाहीन काल या कम वर्षा सूखा को उत्पन्न करने वाला एक मुख्य फैक्टर होता है। फिर क्लाइमेटिक ड्राइनेस का संबंध अधिक तापमान से होता है। सूखा एक प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थिति है जो पौधों के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस और सकल उत्पादन को प्रभावित करती है। दूसरे रूप में हम यह कह सकते हैं कि पानी की अत्यंत न्यूनता या दुर्लभता, जिससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है, ड्रॉट कहलाती है। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष एरिड एवं डिजर्ट में सूखा का प्रकोप देखा गया है और पानी की अत्यंत कमी की अवस्था में कुछ पौधे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स एवं फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के द्वारा ट्रांसपिरेशन की दर जो है वो उसमें परिवर्तन आता है और उसमें कमी ला करके अपने इंटरनल टिश्यू में सर्वाइवल या उत्तरजीविता के लिए पानी की मात्रा
बनाए रखते हैं। ये पौधे पानी की कमी में अवॉइडेंस के कारण रेजिस्टेंस विकसित कर लेते हैं। फिर पानी की न्यून मात्रा में उत्तरजीविता का कारण ड्रॉट रेजिस्टेंस पैदा होता है और जीवित कोशिकाओं में डिहाइड्रेशन को सहने की यह क्षमता ड्रॉट हार्डिनेस कहलाती है। ड्रॉट स्ट्रेस जो है वो प्लांट में हम देखेंगे कि उसके कारण पौधों में कई प्रकार के प्रभाव हमको दिखाई देते हैं, जैसे प्लांट ट्रांसपायर्ड more under drought, critical process are affected, stomata close to avoid water loss, the plant metabolism is stopped, serious oxidative damage occurs, lack of vigor, growth and development, increase of internal temperature in plant and flowers and fruits abortion। ये ड्रॉट कंडीशन में या वाटर डेफिसिट की कंडीशन में इनके अलावा और भी हमको इफ़ेक्ट जो है वो दिखलाई देते हैं, जैसे कि वाटर पोटेंशियल रिड्यूस्ड हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है, लीफ रिड्यूस हो जाते हैं, फोटोसिंथेसिस की रेट में कमी आ जाती है और इसके अलावा भी कुछ सेकेंडरी इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे पौधों में ड्रॉट के कारण टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो कम हो जाती है, फोटोसिंथेसिस स्टोमेटा के क्लोज होने के कारण ये ब्लॉक हो जाती है। फिर हम देखेंगे कि डेवलपमेंटल चेंजेस इन डेसिकेशन रेजिस्टेंस और स्ट्रेसेस कॉज्ड बाय डेसिकेशन। डेवलपमेंटल डेसिकेशन रेजिस्टेंस एक जाति से दूसरी जाति में ही नहीं बल्कि एक ही पौधों की विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है। अधिकतर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के जो मैच्योर सीड्स होते हैं उनमें पानी की अत्यधिक न्यून मात्रा होती है, जबकि जो फ्लैशी फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनमें पानी की कुछ मात्रा पाई जाती है या उपस्थित होती है। बीजों का ये शुष्कन प्रतिरोध या जिसको हम डेसिकेशन रेजिस्टेंस कहते हैं वो जर्मिनेशन के दौरान क्रमशः समाप्त हो जाता है और ज़्यादातर पुष्पी पौधे अंकुरन के पश्चात वास्तविक न्यून पानी की मात्रा तक डेसिकेशन को पुनः सहन नहीं कर पाते हैं और शुष्कन को सहने की यह क्षमता ब्रायोफाइट्स, लाइकेन और एल्गी में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की तुलना में ज़्यादा होती है। यदि हम डेसिडुअस स्पीशीज़ में देखें तो डेसिडुअस स्पीशीज़ में डेसिकेशन रेजिस्टेंस को सबसे ज़्यादा जो ससेप्टिबल अंग हैं उनको लीफ एब्सिशन द्वारा हटाकर बढ़ाया जा सकता है। कम पानी द्वारा अधिक समय तक जो कृषि कर्म होते हैं जिसको हम लॉन्ग टर्म कल्टीवेशन कहते हैं, ये ज़ीरो मॉर्फिज्म को बढ़ाता है। फिर मध्यम शुष्कन के कम काल पौधों को और अधिक शुष्कन सहने की क्षमता प्रदान करता है। और अब हम देखेंगे स्ट्रेसेस कॉज्ड बाय डेसिकेशन। कौन कौन से कॉजेज़ हैं जो कि डेसिकेशन स्ट्रेस में इन्वॉल्व होते हैं। शुष्कन के द्वारा पौधों से पानी निकलने के कारण संरचनात्मक विघटन या स्ट्रक्चरल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है, जिससे कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है या ये मृत्यु का कारण बन जाता है पौधों के लिए। फिर है प्रोटोप्लाज्म के संकुचन और कोशिका भित्ति के एडहेरेंस से स्ट्रेस या तनाव पैदा होता है, जो कि
ड्राइंग सेल में साइटोप्लाज्मिक रप्चर पैदा करता है। फिर पौधों के द्वारा आकस्मिक शुष्कन की तुलना में जो क्रमिक रूप से शुष्कन आती है उसको ज़्यादा अच्छी तरह से पौधों के द्वारा सहन किया जा सकता है। फिर है आणविक स्तर पर यदि हम देखें तो संरचनात्मक डैमेज या क्षति झिल्ली प्रोटीन जैसे कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स के डीनेचुरेशन या विकृतीकरण के रूप में परिलक्षित होती है और कोशिका भित्ति से चिपकी हुई प्लाज्मा लेमा विकृत हो जाती है। फिर साइटोप्लाज्म का ग्रॉस रप्चर ना होकर के सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर झिल्लियां फट जाती हैं जो कि कोशिका की मृत्यु का कारण होती है। क्षति की सीमा सिर्फ शुष्कन की मात्रा से ही नहीं परंतु सब नॉर्मल जल मात्रा की समयावधि से भी ज्ञात की जाती है। यदि पानी की मात्रा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को जारी रखने के लिए काफ़ी होता है तब सारी प्रोसेस चलती हैं। जैसे बीजों को यदि लो टेम्परेचर कंटेंट पर संग्रहित किया करना चाहिए, नहीं तो ये अपनी जर्मिनेशन की क्षमता को खो देते हैं। फिर है वर्षा रहित समय में मिट्टी का निर्जलन सबसे पहले क्या होता है, सतह से होता है और जैसे जैसे वर्षाहीन समय बढ़ता जाता है मिट्टी का निर्जलन बहुत ज़्यादा गहराई में बढ़ता चला जाता है जिसके कारण कम गहराई और जड़ वाले पौधे शीघ्रता से परिपक्व हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में पेरिनियल जो प्लांट होते हैं वो भी डॉर्मेंट कंडीशन में चले जाते हैं और अंत में अधिक गहरी जड़ वाले पौधे जो हैं वो कत्थई कलर के हो जाते हैं और उनकी पत्तियां गिरने लगती हैं। इसके बावजूद भी अनेक पौधे सूखी परिस्थितियों में भी क्रियाशील बने रहते हैं जैसे कि फ्लैशी लीव्स, स्टेम, रूट्स, फ्रूट्स। ये सारे पौधे जो हैं वो विल्टिंग की क्रिया को या पौधों के ये भाग जो हैं वो विल्टिंग की क्रिया को प्रदर्शित नहीं करते, जबकि मिट्टी की नमी स्थायी विल्टिंग पॉइंट से भी नीचे गिर जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मांसल भाग से मांसलहीन ऊतकों में पानी का स्थानांतरण काफ़ी समय तक टर्जिडिटी को बनाए रखने में सक्षम होता है। कुछ ग्रासेस जैसे कि बोटिलियोना ग्रेसिलिस और ओरियोप्सिस हिमेनोइड्स कई महीनों तक मिट्टी के सूखे को ये सहन कर सकते हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले कुछ एल्गी को कई वर्षों तक संचित करके रखा जा सकता है। फिर इन सभी मामलों में पौधा ट्रांसपायरेशन को परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर इतना कम कर देता है कि यह अवशोषण के बिल्कुल समान हो जाता है और इस प्रकार डेसिकेशन के कारण मृत्यु स्थानांतरित हो जाती है। पौधों के विभिन्न प्रजातियों के इकोलॉजिकल टाइप के अध्ययन से ये पता चला है कि विल्टिंग प्रतिशत पौधों के बजाय मिट्टी का ये लक्षण होता है। अनेक पौधे क्रिटिकल पॉइंट से नीचे नमी तल के गिर जाने पर भी अपनी बाह्य प्रकृति में कोई भी परिवर्तन प्रकट नहीं करते हैं, जैसे कि मांसल या जो रसीले पौधे होते हैं वो बहुत अधिक स्ट्रेस होने के बाद भी ये नहीं मुरझाते हैं और सूखे की स्थिति में भी वैसे ही बने रहते हैं। यद्यपि इन पौधों में कारिकी संकट अन्य पौधों की भांति ही उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि फल पकने लगते हैं, पत्तियां झड़ने लगती हैं, ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाता है। इस तरह के प्रोसेसेस हमको देखने के लिए मिलते हैं। फिर लवण वाली मिट्टी में लवणों का उच्च ऑस्मोटिक प्रभाव पानी की परत की गति मंद कर देता है तथा
विल्टिंग कोफिशिएंट को बढ़ा देता है। इस अवस्था में केवल जो हेलोफाइट्स होते हैं वही ही अच्छे से पनपते हैं। फिर परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज को मिट्टी के तापमान में अभिवृद्धि करके बढ़ाया जा सकता है। फिर मिट्टी के बहुत अधिक ठंडा होने पर पानी की विस्कोसिटी में भी अभिवृद्धि होती है, जिसके बढ़ने से जड़ों की पानी अवशोषण शक्ति जो है वो कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप मुरझाने जैसी अवस्था दिखाई देती है या मुरझान विकसित होता है। अब हम देखेंगे कि जो सॉइल में मॉइस्चर का क्या इम्पोर्टेंस है, और इसके लिए हमको ये जानना ज़रूरी है कि मिट्टी में जो मॉइस्चर होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। तो अब हम देखेंगे कि मिट्टी की नमी किस तरह से पौधों की वृद्धि को प्रभावित करती है। जैसे कि हम देखेंगे सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन कुछ पौधे जैसे कि विलस है, कॉटन वुड्स के बीज हैं, ये उनके परिपक्व होने के कुछ दिन बाद ही पानी के संपर्क में ये आने चाहिए, तभी इनके सीड्स जो है वो जर्मिनेशन जो है वो करते हैं, अन्यथा उनमें जर्मिनेशन नहीं होता है। फिर कुछ पौधों के सीड्स मैच्योर होने पर डिहाइड्रेट हो जाते हैं। ये बीज किसी भी समय जब भी मिट्टी की नमी में वृद्धि होती है, ये उस समय जर्मिनेशन करते हैं। फिर है मरुस्थलीय पौधों के कुछ बीज पानी में घुलनशील यौगिक युक्त होते हैं, जिनके कारण उनमें अंकुरन नहीं होता है। इस विधि के द्वारा सीड डॉर्मेंसी उस समय तक उनके सीड्स में बनी रहती है जब तक कि सूखा अत्यधिक नमी के कारण हटाया जाता है ना, तब तक ये स्ट्रेस की अवस्था में ये रहते हैं, या सीड जो हैं वो डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं। सेकंड है रूट इलॉन्गेशन। गीली मिट्टी में जड़ धीमी गति से बढ़ती है, लेकिन जब मिट्टी की नमी फील्ड कैपेसिटी से कम हो जाती है तब जड़ में तीव्रता से वृद्धि होती है, जबकि जो प्ररोह की वृद्धि है उसी अनुपात से नहीं होती है। मूल तने का अनुपात सूखे की परिस्थिति में बढ़ जाता है। थर्ड है विगर ऑफ शूट। घासों की कुछ प्रजातियां गुच्छे को उत्पन्न करती हैं, जबकि ये मिट्टी की नमी के निम्न तल पर पैदा होती हैं, लेकिन जब ये घास पर्याप्त नमी वाली मिट्टी में पैदा होती हैं तब उनमें राइजोमेटस हैबिट्स जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। चौथा है जेनरल प्लांट कंडीशन। जब कोई सकुलेंट प्लांट परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज के नीचे मिट्टी की नमी में होता है तो वह अक्रियाशील अवस्था में रहता है, क्योंकि पानी के दबाव से पौधों की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में स्पष्ट बदलाव आ जाता है और वाष्पोत्सर्जन में भी हमें बदलाव दिखाई देता है, और इस सूखे परिस्थिति का प्रभाव एक्सपोजर सबसे अधिक उल्लेखनीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार सूखा या ड्रॉट पौधों में उनके वर्धी मौसम के दौरान आगामी भयंकर सूखे व तुषार के प्रति प्रतिरोध को विकसित करता है तथा यह फलदार वृक्षों में पुष्पीय कलिकाओं की संख्या में अभिवृद्धि करता है। फिर हम देखेंगे स्ट्रेसेस ड्यू टू टेम्परेचर। तापमान के कारण भी हमको स्ट्रेसेस जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, और ड्रॉट का संबंध जो है वो टेम्परेचर से ही होता है कि जब बहुत अधिक तापमान बढ़ जाता है तो सूखे की स्थिति जो है वो आ जाती है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये टेम्परेचर का स्ट्रेस जो है वो होता है।
जो फसली पौधे हैं उनमें सूखा के अतिरिक्त ये फसली पौधे अन्य स्ट्रेसेस से भी प्रभावित होते हैं। टेम्परेचर स्ट्रेस या तो बहुत कम या बहुत अधिक तापमान पर पाया जाता है। कहने का मतलब है कि जो टेम्परेचर स्ट्रेस है वो बहुत हाई टेम्परेचर में तो स्ट्रेस होता ही है, लेकिन तापमान सामान्य से नीचे भी यदि चला जाता है तब भी स्ट्रेस का प्रभाव पौधों पर हमको देखने के लिए मिलता है। फिर है फ्रीजिंग के फलस्वरूप कुछ डॉर्मेंट ओवर विंटरिंग प्लांट्स क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और बहुत तेजी से बढ़ने वाले पौधे मर भी जाते हैं। इस प्रकार होने वाली क्षति को हम फ्रॉस्ट इंजरी कहते हैं। कोल्ड इंजरी के प्रतिरोध में पौधे कम ताप स्थितियों से बचने के लिए अंडरग्राउंड बल्ब, ट्यूबर, कॉर्न, राइजोम्स इत्यादि को उत्पन्न करते हैं और प्रत्येक पौधे का अधिक ताप पर एक थर्मल डेथ पॉइंट होता है और इसी थर्मल डेथ पॉइंट को हम हीट इंजरी कहते हैं। ताप या सूखा से क्षति का आकलन बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि उच्च ताप अधिकतर कम आर्द्रता से जुड़ा होता है। फिर हम देखेंगे कि फ्रॉस्ट हार्डीनेस और कोल्ड डैमेज किस तरीके से होता है। डेसिकेशन रेजिस्टेंस की तरह कोल्ड रेजिस्टेंस को भी परिभाषित करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, ये उतना सरल कार्य नहीं है और शीत का प्रभाव न सिर्फ निम्न तापमान पहुंचने पर निर्भर करता है बल्कि कूलिंग और वार्मिंग की दर, सबसे कम तापमान जारी रहने का समय और गर्माने से उत्तर पूर्वी उपाय पर भी निर्भर करता है। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में यदि हम देखेंगे तो -60 से लेकर के -70 डिग्री सेल्सियस निम्नतम तापमान पर भी पौधे जो हैं वो उगते हुए पाए जाते हैं और कुछ पौधे और उनके जो पादप जो संरचनाएं होती हैं जैसे कि पोलन ग्रेन है और वैक्यूम डिहाइड्रेटेड सीड्स वगैरह होता है, ये एब्सोल्यूट ज़ीरो के आसपास के तापमान मतलब -273 डिग्री सेल्सियस को थोड़े समय के लिए ये सह लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि तापमान का भी प्रभाव जो है वो पौधों के विभिन्न अंगों पर पड़ता है। फिर जो नॉन हार्डी टिश्यू हैं उन पर लेट फ्रॉस्ट के फलस्वरूप बसंत ऋतु में कोल्ड डैमेज जो है वो ज़्यादा दिखलाई देता है। फिर एक ही पौधे के विभिन्न अंगों में प्रतिरोध जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है। यदि हम देखें या हमको कभी भी ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको पूरा पौधा जो है वो सूखा हुआ दिखता है, लेकिन ये जो प्रतिरोध जो होता है वो पौधों के पार्ट के अनुसार से ये अलग अलग प्रकार का भी हो सकता है। जैसे कि एरियल पार्ट की अपेक्षा अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर काफ़ी कम प्रतिरोधी होती हैं। कुछ ट्रॉपिकल प्लांट्स 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडे होते मतलब मौसम जो है या टेम्परेचर इतना कम होता है तब ये पौधे जो हैं वो मर जाते हैं। अधिकतर पौधों में शीत से क्षति या मृत्यु ऊतकों में बर्फ के जमने के कारण होता है। चूँकि विभिन्न प्लांट स्पीशीज अलग अलग तापमान पर जमना प्रारंभ करते हैं, अतः किसी पौधे का फ्रॉस्ट हार्डीनेस उसके फ्रीजिंग टेम्परेचर और लीथल टेम्परेचर के अंतर से नापा जाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि जो फिजिकल और केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ फ्रॉस्ट कि ये फ्रॉस्ट का क्या क्या फिजिकल और केमिकल इफ़ेक्ट जो है वो होता है। लो टेम्परेचर पर रेस्पिरेशन से रासायनिक परिवर्तन होते हैं और फ्रीजिंग से आइस फॉर्मेशन के कारण पौधों की मृत्यु भी जो है वो होती है। फिर
सेल में आइस फॉर्मेशन से प्रोटोप्लाज्म का कोलाइडल सिस्टम डिसरप्ट हो जाता है, जिससे कोशिका के सामान्य लक्षण नष्ट हो जाते हैं। फ्रॉस्ट से जड़ की वृद्धि क्षीण हो जाती है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी क्षीण हो जाती है, प्लांट टिश्यू डेसिकेट हो जाते हैं, कोल्ड इंजरी से सरफेस पीटिंग, नेक्रोटिक एरिया, डिस्कलरेशन, फलों के कम पकने जैसे लक्षण जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। और लिपिड के सॉलिडिफिकेशन से सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी में वृद्धि होती है और उसमें क्रैक्स भी बनना शुरू हो जाता है। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की निष्क्रियता भी जो है वो देखी गई है। फिर टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स का एक्युमुलेशन हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म की धारा गति में रुकावट हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोल्ड इंजरी के परिणाम हैं। और इसके अलावा कोशिकाओं के अंदर आइस क्रिस्टल्स बनने से जो इंटर और इंट्रासेलुलर फ्रीजिंग है वो भी हो सकता है। इंटरसेलुलर स्पेस में कॉन्सेंट्रेशन के बहुत अधिक बढ़ जाने से कोशिका के अंदर से पानी जो है वो खिंच जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। फिर है सेल में प्रोटोप्लाज्म का आयतन कम हो जाता है और जो सेल वॉल होती है वो एक पॉसिबल लिमिट तक जो है वो सिकुड़ती है और उसके बाद वो फट भी सकती है, जिससे प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन और दूसरे जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल वॉल के फटने से एक दूसरे से क्रिया करते हैं और जो एडजेसेंट प्रोटीन के सल्फाहाइड्रिल ग्रुप्स होते हैं वो एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ने लग जाते हैं। फिर है लवणों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से बहुत से प्रोटीन और एंजाइम के मॉलिक्यूल्स का डीनेचुरेशन भी हो जाता है और इस प्रकार का जो डीनेचुरेशन है या निर्जलीकरण है वो आइस फॉर्मेशन, मैकेनिकल स्ट्रेचिंग, सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन से, एंजाइम और प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है और पीएच में भी हमको परिवर्तन जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट और लो जो टेम्परेचर है उसका बहुत घातक प्रभाव पौधों के ऊपर में देखने के लिए मिलता है। फिर है कंक्लूजन। ड्रॉट के कारण पौधों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जो स्थलीय वातावरण में पौधों में पानी के लॉस और उसके अवशोषण में एक संतोषप्रद संतुलन बना रहता है। पौधों में क्यूटिकल और सुबेरिन उत्तकों का विकास हो जाता है जो काफ़ी मात्रा में ट्रांसपिरेशन को कम करने का काम करते हैं। जड़ें मिट्टी में से नमी के अवशोषण के लिए काफ़ी कार्यकुशल होती हैं। कुछ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस भी होते हैं जो कि सूखे के द्वारा प्रभावित होती हैं। पहला है मांसल पौधों में ऐसा देखा गया है कि इनमें पॉलीसेकेराइड्स और पेप्टोजेंस और बहुत सारे जो अम्ल जो हैं वो पाए जाते हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सूखे का सामना करने में सहायता करते हैं। इसमें जो मांसल पौधों में जो पॉलीसेकेराइड्स होता है उनका पेप्टोन्स में परिवर्तन ज़ीरोफाइट्स में मांसलपन और रसीलेपन को विकसित करने का काम करता है, क्योंकि उनमें जो पेप्टोन्स पाए जाते हैं उन पेप्टोन्स में पानी को रोकने की या रोक कर रखने की क्षमता जो है वो पाई जाती है और अत्यधिक मात्रा में पानी को संचित करके रखने की क्षमता उनमें पाई जाती है। फिर है सूखा पीड़ित क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों की कोशिकाओं में निहित जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो कोशिका भित्ति को बनाने वाले पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं या परिणित हो जाते हैं,
जिसके कारण कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, जैसे कि सेलुलोज है, सुबेरिन है। फिर सूखे क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों के कोशिका रस में अत्यधिक ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो पाया जाता है और इसका संबंध जो है वो प्रति इकाई क्षेत्र में अत्यधिक ट्रांसपिरेशन से होता है। इकाई क्षेत्र में फोटोसिंथेसिस की अधिक दर से होता है। स्टार्च से शर्करा के बनने के अनुपात जो होता है वो उससे कम होता है, और या हम कह सकते हैं कि स्टार्च से शर्करा के बनने का अनुपात जो है वो कम होता है। ऐसा होने से क्या होता है, कोशिका में टर्जिडिटी की जो है वो कमी आ जाती है और पानी के अवशोषण पर प्रभाव जो है वो पड़ता है। और इस प्रकार जो जीव द्रव्य है वो ऊष्मा और डेसिकेशन के प्रति कठोरीकृत हो जाते हैं। सूखा का सामना करने वाले पौधों में कुछ एंजाइम भी होते हैं जो कि बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, जैसे कि कैटेलेज एंजाइम है, परऑक्सीडेजेज एंजाइम वगैरह होते हैं। इन एंजाइमों में सूखा का सामना करने की क्षमता जो है वो पाई जाती है। फिर सूखा का सामना करने वाले पौधों में कुछ अन्य कारिकी और अकारिकी लक्षण भी पाए जाते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। फोटोसिंथेसिस की अधिक तेज गति से अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर तथा शीघ्र पुष्पन और फलन होता है। जीव द्रव्य की जो विस्कोसिटी है या शान्यता है उसमें भी कमी आती है। ऊतक के प्रति इकाई क्षेत्र के भार में वृद्धि होती है और वाटर स्ट्रेस के कारण डिफरेंट टाइप के जो टॉलरेंस केमिकल हैं वो भी सिक्रीट किए जाते हैं पौधों के द्वारा, जो कि ड्रॉट को एडॉप्ट करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन, बिटेन है, ABA हार्मोन है। ये जो ABA हार्मोन है ये वाटर स्ट्रेस में का जो स्ट्रेस होता है उसमें प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है। जड़ें वाटर स्ट्रेस के कारण वाटर रिसर्चिंग के लिए और भी ज़्यादा ग्रो करके गहराई तक पहुंच जाती है। मतलब जब सूखे की स्थिति आती है तो रूट में भी बहुत ग्रोथ जो है वो हमको देखने के लिए मिलता है और वो इस तरह का कार्य करने लगती हैं कि वो वाटर को रिसर्च करने के लिए और भी ज़्यादा गहराई तक वो पहुंच जाती हैं, जिससे उनकी लेंथ जो है वो इंक्रीज होती है, लेकिन उसकी तुलना में लीफ एक्सपेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ड्रॉट के कारण पौधों में कई प्रकार के स्ट्रेस जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं और उस स्ट्रेस को एडॉप्ट करने के लिए प्लांट जो है वो हमेशा तैयार रहता है और उस स्ट्रेस के अनुकूल अपने को वातावरण में वो ढाल लेता है और सरवाइव करता है। तो इस तरह से हम आज वाटर डेफिसिट और जो ड्रॉट के कारण होने वाले स्ट्रेस का हमने आज लेक्चर जो है वो सुना है। नेक्स्ट टाइम मैं टेम्परेचर और सैलिनिटी स्ट्रेस के बारे में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।